प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश को देंगे विकास की सौगात। राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14। 102 लोग लापता, 26 जख्मी, 22,000 से अधिक लोग प्रभावित, 2,000 को बचाया गया। पीएम मोदी ने ली सिक्किम के मुख्यमंत्री से जानकारी, हर संभव मदद का किया भरोसा। एनआईए की ओर से आज दिल्ली में शुरू होगा 2 दिन का आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। आतंकवाद के खिलाफ राज्यों के साथ रोड मैप तैयार करने पर होगा फोकस। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे का आज आखिरी दिन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज तेलंगाना में पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा बेहद बुद्धिमान हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके नेतृत्व में भारत कर रहा है अच्छी प्रगति। दोनों देशों के बीच आगे भी सहयोग जारी रहने की जताई उम्मीद। खेल जगत में 19वें एशियाई खेलों में आज तीरंदाजी, स्क्वॉश और कुश्ती में भारतीय खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद। 18 स्वर्ण जीतकर 81 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर बरकरार। और आज से भारत की मेजबानी में शुरू होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। पहले मैच में अहमदाबाद में गत विजेता इंग्लैंड का सामना पिछली बार के उप विजेता न्यूजीलैंड से। 10 टीमों के बीच 10 शहरों में होंगे कुल 48 मुकाबले। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश दौरे के दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित हैं ये परियोजनाएं। पेश है ये हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आम जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में देश के अलग अलग राज्यों को ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है, जिससे विभिन्न राज्यों का न केवल विकास हो बल्कि जनता को भी बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो। ऐसे में प्रधानमंत्री गुरुवार को राजस्थान को 5,000 करोड़ रुपए की, जबकि मध्य प्रदेश को 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए जोधपुर से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक और पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री आईआईटी जोधपुर परिसर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आईआईटी जोधपुर के निदेशक ने प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्थान देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। In that context, Honorable Prime Minister's initiative in dedication to the country of the campus would inspire faculty, would inspire students, would inspire staff members to all work together to contribute in various ways for the growth of the nation, which IIT can. प्रधानमंत्री इसके अलावा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए नव विकसित केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, स्टाफ क्वार्टर और योग और खेल विज्ञान भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय, 600 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास और छात्रों के लिए भोजन कक्ष की सुविधा की भी आधारशिला रखी जाएगी।
वहीं प्रधानमंत्री NH 125A पर जोधपुर रिंग रोड के कारवाड़ से डांगियावास खंड को 4 लेन बनाने सहित कई सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राजस्थान में 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 2 अन्य रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें 145 किलोमीटर लंबी डेगाना रायकाबाग रेल लाइन और 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं। इस क्षेत्र में जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं काफी ज्यादा हैं, तो उसमें स्टॉपेजेस बढ़ाने की जो सुविधा है वह डबलिंग के बाद अवश्य मिलेगी। इस क्षेत्र के विकास में इससे काफी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के उद्घाटन से प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लगभग 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना से 1000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मंडला, जबलपुर और डिंडोरी जिलों के लिए 2350 करोड़ रुपए से अधिक की कई जल जीवन मिशन परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सिवनी जिले में 100 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्य के 4 जिलों की इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के लगभग 1575 गांवों को लाभ होगा। वहीं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4800 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान NH 347C के खलघाट से सरवर देवला को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन कार्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 1850 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें कटनी, विजयसोटा और मारवाज ग्राम सिंगरौली को जोड़ने वाली रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुंबई नागपुर झारसगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं से उद्योगों और वहां के रहने वाले लोगों को स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस मिल सकती है। इसके साथ ही इससे पर्यावरण उत्सर्जन को कम करने में सफलता मिलेगी। राज्य को विकास की सौगातों के तहत प्रधानमंत्री जबलपुर में करीब 147 करोड़ रुपए की लागत से बने नए बॉटलिंग प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के तहत इन दोनों राज्यों में करीब 17,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं से देश तरक्की की एक नई इबारत लिखने को तैयार है। जोधपुर से चंद्रशेखर और इंदौर से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और खबर है सिक्किम से। सिक्किम के उत्तर में प्रकृति ने भयंकर कहर बरपाया है। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर कुछ ही मिनट में कई फीट ऊपर चला गया। बादल फटने के बाद बाढ़ आने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 102 लोग अभी भी लापता हैं और 26 लोग जख्मी हैं। बाढ़ से राज्य में 22,000 के अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस दौरान 2,000 लोगों को बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद एक बांध का पानी छोड़े जाने पर नदी का जलस्तर और बढ़ गया। इसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया और कई पुल और सड़कें बह गईं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर हालात के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की है और राज्य के कुछ हिस्सों में दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि सिक्किम में किसी भी चुनौती से निपटने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी सिक्किम के ताज़ा हालात की जानकारी ली और अपनी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सिक्किम के मुख्य सचिव समेत विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सिक्किम के मुख्य सचिव ने राहत और बचाव उपायों पर राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी।
वहीं गृह सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार की स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। वहीं गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और राज्य को हर संभव मदद दी जा रही है। एनडीआरएफ ने प्रदेश में पहले ही 3 टीमें तैनात कर दी थी और अतिरिक्त टीमें गुवाहाटी और पटना में तैयार हैं। इसके अलावा राहत और बचाव प्रयासों में राज्य की सहायता के लिए सेना और वायुसेना की पर्याप्त संख्या में टीमें तैनात की जा रही हैं। केंद्रीय एजेंसियों और सिक्किम सरकार के राहत और बचाव उपायों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इस बात पर जोर दिया कि चुंगथांग बांध की सुरंग में फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों को तैनात किया जाना चाहिए और सड़क, दूरसंचार और बिजली की कनेक्टिविटी को कम से कम समय में बहाल किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने सिक्किम सरकार को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां सहायता के लिए तैयार हैं और उपलब्ध रहेंगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आतंकवाद के खतरे से निपटने और इसके खिलाफ लड़ाई में एक रोड मैप तैयार करने के लिए आज आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। नई दिल्ली में हो रहे इस कार्यक्रम में एनआईए अधिकारियों के अलावा देश भर के राज्य पुलिस बलों के आतंकवाद रोधी दस्ते और विभिन्न बलों के साथ साथ आतंकवाद रोधी परियोजनाओं में लगे गृह मंत्रालय के तहत अन्य विभागों के अन्य संबंधित अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें वित्त पोषण से लेकर अंतर्राज्यीय और साथ ही खालिस्तानी संस्थाओं जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के साथ गैंगस्टरों के विदेशी संबंध शामिल हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक से लेकर महानिरीक्षक तक विभिन्न रैंक के अधिकारी भाग लेंगे। निर्वाचन आयोग की पूरी टीम चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए तेलंगाना राज्य में है। आज आयोग का राज्य में तीसरा दिन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की टीम हैदराबाद में प्रवर्तन एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर चुकी है। पुलिस और राजस्व सहित 20 से अधिक एजेंसियों ने निर्वाचन आयोग को चुनाव तैयारियों की जानकारी दी है। आयोग ने अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की थी और उनके सुझाव लिए। निर्वाचन आयोग ने कल तेलंगाना के सभी 33 जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों के साथ बैठक की। मतदान प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग ने राज्य के प्रमुख लोगों, दिव्यांगों और युवा मतदाता से भी बातचीत की। निर्वाचन आयोग का दल अब मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी चुनाव तैयारियों पर विचार विमर्श करेगा। साथ ही चुनाव आयोग आज दोपहर बाद हैदराबाद में प्रेस वार्ता करेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना के दौरे पर होंगे, जहां वे पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और उसकी रणनीति के लिए नड्डा का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। नड्डा विधानसभा सदस्यों, प्रभारियों और राज्य पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 55वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि एक सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण में ICSI का योगदान सराहनीय है। उन्होंने साथ ही प्रसन्नता जताते हुए कहा कि मुझे यह जानकर गौरव की अनुभूति हो रही है कि ICSI की लगभग 50% सदस्य महिलाएं हैं। यह महिला सशक्तिकरण और समान अधिकार की दिशा में एक बड़ा कदम है। कोई देश समृद्धता और विकास की ओर तभी अग्रसर हो सकता है जब उस देश की हर इकाई, हर कड़ी अपने सर्वोच्च देश के लिए देने के लिए तत्पर हो। जब हमारे देश अमृत काल से गुजर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के बाद को सार्थक करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो ICSI का MSME कैटालिस्ट इनिशिएटिव सराहनीय है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सुरक्षा और निकासी अनुभव करने के लिए प्राग से भारत लौटने के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में यूस्काई टेक्नोलॉजी के पायलट प्रमाण पत्र और अनुभव केंद्र का दौरा किया और स्काई बस की टेस्ट ड्राइव की। यूस्काई टेक्नोलॉजी ने स्काई बस समाधान तैयार किया है और आई स्काई मोबिलिटी ने इस गतिशीलता सेवाओं को भारत में लाने के लिए यू स्काई के साथ समझौता किया है। स्काई बस एक स्थायी भीड़भाड़ मुक्त शहरी गतिशीलता समाधान प्रदान करती है जो शहरी निवासियों के लिए कुशल गतिशीलता प्रदान करते हुए प्रदूषण और यातायात की भीड़ को कम करती है। इसके अलावा इसके उन्नत रेल केबल प्रणाली के कारण भूमि का कम उपयोग होता है, जिससे यह देश की गतिशीलता बुनियादी ढांचे के लिए एक मूल्यवान बन जाती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल निवेश पर भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 11वीं बैठक की सह अध्यक्षता के लिए आज और कल संयुक्त अरब अमीरात में रहेगा और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ जुड़ेगा। प्रतिनिधि मंडल अबू धाबी अमीरात की कार्यकारी परिषद के सदस्य महामहिम शेख हमीद बिन जायद अल नहयान के नेतृत्व में यूएई प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करेगा। दोनों प्रतिनिधि मंडल भारत में संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों द्वारा किए गए मौजूदा निवेश और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश दोनों से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और खबर है ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 4 हफ्ते का समय और मांगा है। इस सिलसिले में एएसआई की ओर से भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित कुमार श्रीवास्तव ने कल जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में अर्जी दी है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी में सर्वे के लिए 6 अक्टूबर के बाद 4 हफ्ते का और समय दिया जाए। इस मामले में प्रार्थना पत्र की प्रति विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को भी उपलब्ध करा दी गई है। मसाजिद कमेटी की ओर से आपत्ति आने के बाद आज अदालत इस मामले में अपना आदेश सुनाएगी। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर का 61 दिनों से सर्वे कर रही है। जिला जज की अदालत ने 6 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन एएसआई की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर लिया। इससे पहले भी एएसआई 2 बार समय सीमा बढ़ा चुका है। बात अब मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तरी ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी। इसमें कहा गया है कि देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी अगले 3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। ये भी कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, राजस्थान के बाकी हिस्सों और गुजरात के कुछ हिस्सों में वापस चला गया है। खबर आयुष्मान भारत से जुड़ी हुई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। इस पर आईएमएस बीएचयू किस तरह से अपने चिकित्सकों को जागरूक कर रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यह है बीएचयू का चिकित्सा विज्ञान संस्थान और यही मौजूद है सर सुंदरलाल चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर, जहां चिकित्सकों और फैकल्टी मेंबर्स को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रेजेंटेशन दी गई, ताकि हर रोज इलाज के लिए यहां आने वाले मरीजों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सके। इससे सभी लोग जो है जानकारी प्राप्त किए हैं और ये सभी लोग अधिक से अधिक मरीजों का इलाज करने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं। ये सभी मरीजों की हेल्प करेंगे, जनमानस को इससे बहुत लाभ होगा। इस प्रेजेंटेशन के दौरान डीडी न्यूज पर प्रदर्शित आयुष्मान भारत की सफल कहानियों को भी दिखाया गया। ट्रॉमा सेंटर में आयुष्मान भारत की नोडल अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना से मरीजों को किस तरह फायदा पहुंच रहा है। ये जो क्लास है ये एक कदम है इस दिशा में कि जितने भी ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनको योजना का पता चले, और डीडी न्यूज़ के थ्रू चूंकि ये कवर हो रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जो न्यूज़ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस योजना को लेकर जागरूक होंगे। इस प्रेजेंटेशन में बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के हर विभाग के डॉक्टर, प्रोफेसर और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। ये एक इन्फॉर्मेटिव सेशन था जिसके थ्रू जिनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है उन तक भी पहुंचे कि ऐसे भी योजनाएं हमारी सरकार हमारे मरीजों के लिए, हमारे लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव ये यूज़ कर रही है, जिससे जिनको नहीं पता है उन्हें भी पता चले और जिन गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है उनका भी मुफ्त में इलाज हो।
23 सितंबर 2018 को शुरू हुई आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य उत्पादकता और समृद्धि की नई गाथा लिखी है। इस योजना के तहत अब तक 5.5 करोड़ लोगों को निःशुल्क इलाज मिल चुका है। केंद्र की इस योजना से न केवल करोड़ों गरीबों और वंचित परिवारों के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित हुआ है, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाला खर्च भी बचाया है। IMS BHU जहां आयुष्मान से मरीजों का इलाज करके बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं अपने जो फैकल्टी हैं, जो अपने डॉक्टर्स हैं, उन्हें भी आयुष्मान की जानकारी दे रहा है, जिससे वो किसी मरीज का इलाज करने से मना न करें और आयुष्मान कार्ड के क्या फ़ायदे हैं उनसे भी वो जागरूक हो सकें, जिससे मरीजों की इलाज में मदद मिले। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, IMS BHU। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हैं और वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अच्छी प्रगति कर रहा है। पुतिन ने वित्तीय सुरक्षा और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई के क्षेत्र में भी रूस और भारत के बीच आगे सहयोग की भी उम्मीद जताई है। Hope that the government of your country will support us in our efforts. We share very good and positive relations with Prime Minister Modi. He's a very wise man, and India has been making great strides in its development under his leadership. So this fully meets the interests of both India and Russia to work on this agenda. So make no mistake, we will move toward these results and we will achieve them. Thank you. और अब खबरें खेल जगत की। एशियाई खेलों में आज भारत की निगाह अपने पदकों की संख्या बढ़ाने पर लगी होगी। आज भारतीय दल को कई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद होगी। स्क्वॉश में आज भारत 2 स्पर्धाओं में फाइनल मुकाबला खेलेगा। मिश्रित युगल में भारत की अनुभवी दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी फाइनल खेलने उतरेगी। भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया की जोड़ी से होगा। वहीं पुरुष एकल में सौरव घोषाल मलेशियाई खिलाड़ी के खिलाफ फाइनल खेलेंगे। स्क्वॉश के अलावा आज भारत को तीरंदाजी महिला और पुरुष कंपाउंड टीम से पदक की उम्मीद होगी। वहीं आज से कुश्ती में फ्री स्टाइल मुकाबले शुरू होंगे। भारत की पदक की उम्मीद अंतिम पंघाल महिलाओं की 53 किलोग्राम में अपना अभियान शुरू करेंगी। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिखाया है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत 18 स्वर्ण, 31 रजत और 32 कांस्य पदक सहित कुल 81 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जकार्ता में 2018 में हुआ था, जब भारत ने कुल 70 पदक जीतने में सफलता पाई थी। बुधवार को भारत को एथलेटिक्स में पदकों की बरसात देखने को मिली। जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जहां स्वर्ण पदक जीतकर अपने पिछले बार के प्रदर्शन को दोहराया, वहीं इसी स्पर्धा में किशोर जैना ने रजत पदक में सफलता पाई। पुरुषों की 4x400 मीटर रेस में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आज से क्रिकेट विश्व वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। मौजूदा विश्व चैंपियन इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रतियोगिता का पहला मुकाबला खेला जाएगा। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही 10 टीमों के बीच देश के 10 शहरों में कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे। 19 नवंबर को अहमदाबाद में ही टूर्नामेंट का फाइनल आयोजित होगा। 10 टीमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक दूसरे से भिड़ेंगी। एक टीम राउंड रॉबिन फॉर्मेट में कुल 9 मैच खेलेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।